नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंग्ल भारतीय युद्धों के विषय में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये आंग्ल भारतीय है क्या, मतलब इस शब्द को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आंग्ल लिखा है इसका मतलब होता है अंग्रेज। तो हमारे भारत में मतलब हिंदी में जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनको आंग्ल कहा जाता है। आंग्ल या फिर इसको अंग्रेजी में एंग्लो कहा जाएगा। तो आंग्ल मतलब कौन? अंग्रेज, ब्रिटिशर्स जो इंग्लैंड से आए हुए थे। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत पर अधिकार किया, लगभग 200 वर्षों तक भारत पर उन्होंने शासन किया। तो यहाँ पर शासन स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को कई भारतीय शासकों के साथ युद्ध करना पड़ा था। तो उन्हीं युद्धों को हम लोग देखेंगे, मतलब कि अंग्रेजों ने किन भारतीय शासकों के साथ युद्ध किया, तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है? आंग्ल भारतीय युद्ध। अलग अलग युद्ध हुए थे, तो सबको हम लोग देखेंगे। डिटेल से तो नहीं देखेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारत में अंग्रेजों को अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए सबसे पहले तो फ्रांसीसियों से संघर्ष करना पड़ा। हालांकि फ्रांसीसी भारत के नहीं थे, लेकिन जो युद्ध हुआ था भारत की भूमि में हुआ था। इस कारण से उस युद्ध को भी मैंने यहाँ शामिल किया है। दूसरा प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, मैसूर का युद्ध है, मराठा युद्ध है, नेपाल, बर्मा, अफगान, सिख, इन सब के साथ अंग्रेजों को युद्ध करना पड़ा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो नेपाल है, बर्मा है, अफगान है, ये भारत के नहीं है, भारतीय नहीं थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजों का इनके साथ युद्ध हुआ, क्योंकि अंग्रेज जो है इनको भारत में सम्मिलित करना चाहते थे। तो इसी कारण से ये सभी भी आंग्ल भारतीय युद्ध के अंतर्गत ही आएंगे। तो वीडियो चालू करते हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की। ये युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। वैसे तो इस युद्ध में कोई भी भारतीय नहीं थे, लेकिन ये जो युद्ध लड़ा जा रहा था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, ये भारत में सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से दोनों के मध्य संघर्ष चल रहा था। मतलब कि दोनों में से किसका वर्चस्व भारत में स्थापित होगा, ये युद्ध इस चीज़ का फैसला करने वाला था। तो ये जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है, इसको कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो युद्ध है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था वो कर्नाटक क्षेत्र में लड़ा गया था। इसी कारण से इस युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। टोटल 3 युद्ध लड़े गए थे, जिनको प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय, तृतीय इस नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया था 1746 से 1748 ईस्वी के मध्य, किनके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। मतलब प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध अथवा प्रथम कर्नाटक युद्ध, दोनों एक ही चीज़ है। तो कारण क्या था, क्यों लड़ा गया था? तो देखिए, इस युद्ध का कारण था यूरोप में, मतलब भारत में इसका कोई कारण नहीं था, यूरोप में था। क्योंकि दोनों कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। जो अंग्रेज थे वो ब्रिटेन से आए थे, फ्रांसीसी फ्रांस से आए थे। दोनों यूरोपीय महाद्वीप के देश हैं। तो यूरोप में ऑस्ट्रिया एक देश हुआ करता था। तो यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के ब्रिटेन व फ्रांस लड़ रहे थे। यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मामले को लेकर के लड़ रहे थे। अब चूंकि ब्रिटेन और फ्रांस के लोग भारत में भी थे, तो वो लोग भी यहाँ आपस में लड़ने लगे। तो कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मामला। ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहे थे, उसीलिए ये लोग भी यहाँ लड़ने लगते हैं, दोनों कंपनियां लड़ने लगती है। और ये जो युद्ध है 1748 में समाप्त हो जाता है। संधि याद रखेंगे, एला सापल की संधि। एला सापल की संधि, कई स्थानों पर इसको सापेल भी लिखा जाता है। एला सापल या एला सापेल की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। ये युद्ध हालांकि कोई बहुत ज़्यादा निर्णायक तो सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो फ्रांसीसी थे कहीं ना कहीं उनका पलड़ा, उनका पक्ष भारी रहा। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि फ्रांसीसियों को सफलता प्राप्त हुई। और इस समय फ्रांसीसियों का गवर्नर था डुप्ले। तो डुप्ले को यहाँ सफलता प्राप्त होती है। डुप्ले के संबंध में याद रखना कि डुप्ले जो है भारत में सत्ता स्थापित करने का स्वप्न देखने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। तो ये था प्रथम कर्नाटक युद्ध अथवा प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। इसके बाद बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। इसको जो है द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी बोल सकते हैं। कब से कब तक लड़ा गया था? 1750 से 1754 के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। कारण क्या था? अब की बार जो है कारण भारत में ही था। देखिए, जो फ्रांसीसी और जो अंग्रेज थे दोनों शत्रु थे ही थे, यूरोप में
में भी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच बन नहीं रहा था और भारत में भी इनके बीच लगभग वही हाल था। तो यहाँ क्या होता है, हैदराबाद और कर्नाटक इन दोनों के उत्तराधिकार का मामला उत्पन्न होता है। और ये जो दोनों है ना, फ्रांस और ब्रिटेन, मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये दोनों जो है हैदराबाद और कर्नाटक दोनों में लगभग अपना नियंत्रण रखना शुरू कर देते हैं। और दोनों ही स्थानों में, मतलब कि हैदराबाद में और कर्नाटक दोनों ही स्थानों में फ्रांसीसी अंग्रेज अपने अपने पक्ष के व्यक्ति का समर्थन करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर ये राजा बनेगा, ये शासक बनेगा। तो इसी चीज़ को लेकर के दोनों के मध्य संघर्ष शुरू हो जाता है। तो हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार का मामला द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण बना। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। एक याद रखेंगे, एक मतलब अर्काट का घेरा, ये मतलब द्वितीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित था, पूछा जाता है। और यहाँ एक नाम याद रखेंगे, क्लाइव। ये जो क्लाइव है ना, एक अंग्रेज था जो कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के टाइम पर एक सामान्य सा क्लर्क था, लेकिन काफी योग्य व्यक्ति था। तो उसी की योग्यता के दम पर वो जो है मतलब कुछ प्लान वगैरह बनाता होगा। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्लाइव के कारण अंग्रेजों को सफलता प्राप्त होती है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्लाइव के उत्थान का काल भी माना जाता है। और जो डुप्ले था ना, जो फ्रांसीसी गवर्नर, तो इसको यहाँ असफलता प्राप्त होती है, इस कारण से इसको वापस बुला लिया जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। और ये जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है ये समाप्त हुआ था पौंडीचेरी की संधि से। देखिए संधियाँ बड़ा इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी संधि कब हुई थी, किनके मध्य हुई थी। तो पौंडीचेरी की संधि होती है द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होने के बाद। और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हालत खराब होती है, मतलब अंग्रेजों का पक्ष इसमें भारी होता है। हालांकि कोई स्पेशल मतलब ये भी निर्णायक नहीं रहा, लेकिन अंग्रेजों का पक्ष इसमें भारी होता है। तो ये था द्वितीय कर्नाटक युद्ध अथवा द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। तीसरा मतलब तृतीय कर्नाटक युद्ध या तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ये लड़ा गया था 1758 से 1763 के मध्य। और इसका कारण फिर से एक बार यूरोप था। तो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। सप्तवर्षीय युद्ध क्या था, वही जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मामला था इसमें। तो जो इंग्लैंड था वो प्रसा उसका साथ दे रहा था, समर्थन दे रहा था, वही जो फ्रांस है ऑस्ट्रिया का साथ दे रहा था। तो दोनों के बीच जो है भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। और ये जो युद्ध है ना लगभग 7 वर्ष तक चला था, इसी कारण से इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध या तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का कारण क्या था, सप्तवर्षीय युद्ध। तो इसमें जो है भारत में जो अंग्रेज थे, जो फ्रांसीसी थे, वो भी आपस में लड़ पड़ते हैं। और एक युद्ध याद रखेंगे, वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में लड़ा गया था। और इस युद्ध में सर आयरकुट इसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। और इस युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में जो फ्रांसीसी हैं उनका पूरी तरह से सफाया हो जाता है, पूरी तरह से वास हो जाते हैं, वो लोग साफ हो जाते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त किया। तो वांडीवास का युद्ध जो कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत आता है, 1760 में लड़ा गया था। फ्रांसीसी इसमें बुरी तरह से हार जाते हैं, बुरी तरह से क्या, पूरी तरह से हार जाते हैं। इसके बाद भारत से उनका लगभग सफाया हो जाता है। जो छोटे छोटे जो समुद्री तट हैं, जैसे कि पौंडीचेरी हो गया, माहे हो गया, तो वहीं पर उनका अधिकार रहता है। बाकी वो भारत में राज करने का सपना भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना है वांडीवास का युद्ध। 1760 से ठीक एक वर्ष पहले 1759 में एक और युद्ध लड़ा गया था, बेदरा का युद्ध। ये जो युद्ध है ना, बेदरा का युद्ध, ये लड़ा गया था अंग्रेजों और डचों के बीच, जिसमें डच बुरी तरह से हार जाते हैं। तो उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया है। संधि याद रखिएगा, पेरिस की संधि। तो यूरोप में पेरिस की संधि होती है, जिससे सप्तवर्षीय युद्ध का अंत हो जाता है और भारत में भी फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ना बंद कर देते हैं। तो ये तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो ये तीनों युद्ध आप लोग याद रखिएगा, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध अथवा कर्नाटक युद्ध। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये जो है अंग्रेजों और भारतीय शासक के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। किनके मध्य, एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब सिराज उद दौला। और यहाँ पर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था क्लाइव। वही क्लाइव जो तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय एक मामूली सा क्लर्क था, अब वो जो है सेना नायक बन गया। सोचिए, वो काफ़ी मतलब ना बुद्धिमान था, काफ़ी प्रतिभाशाली था। इसी कारण से वो जो है प्रोन्नत मतलब कि पदोन्नत होता गया, बड़ा से बड़ा पद पाता गया। तो अगर आप में ना काबिलियत है तो आप ना जल्दी जल्दी कुछ भी पा सकते हैं। तो क्लाइव ने यहाँ पर ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया और यहाँ पर जो सिराजुद्दौला है वो हार जाता है। और इसके बाद
जो अंग्रेज हैं सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर जाफ़र उसको जो है बंगाल का नवाब बना देते हैं, जिसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था सिराजुद्दौला के खिलाफ। तो प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश मतलब जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनका भारत में शासन करने का एक रास्ता खुल जाता है। उनका मतलब एक प्रकार से नींव पड़ जाता है। उनको लगने लगता है कि भारत में शासन करना आसान है। तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया था। मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसके बाद अगला युद्ध है बक्सर का युद्ध। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ये दोनों युद्ध ना, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अपने आप में एक बहुत बड़े टॉपिक है। बहुत डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा। मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, अभी तो बस आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा। तो बक्सर का युद्ध ये लड़ा गया था 22 अक्टूबर सन 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। किनके मध्य लड़ा गया था? तो वही एक तरफ अंग्रेज थे, अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन मुनरो, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था कैप्टन मुनरो। दूसरी तरफ कौन थे? बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। तो ये तीन लोग थे एक तरफ, और दूसरी तरफ अंग्रेज। लेकिन यहाँ पर भी जो अंग्रेज है वो जीत जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज जो है ना कूटनीति का सहारा लेते हैं। जो मुगल बादशाह है शाह आलम, वो तो अंग्रेजों से संधि करने में लगा रहता है। अवध का नवाब को भी कुछ विशेष युद्ध में रुचि नहीं होती है। बेचारा जो मीर कासिम है यही लड़ता रहता है, लेकिन अकेला कब तक लड़ता, हार जाता है। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं, और बक्सर के युद्ध के बाद जो अंग्रेज हैं वो बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। प्लासी के युद्ध से एक मार्ग प्रशस्त हुआ था, मार्ग खुला था, लेकिन जो बक्सर का युद्ध था उसने पूरी तरह से अंग्रेजों का पांव भारत में जमा दिया था। अब जो है वो भारत के एक हिस्से के स्वामी बन गए थे, अधिकारी बन गए थे। तो बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, ध्यान रखना इस चीज़ को, इलाहाबाद में संधि हुई थी। तो ये बक्सर का युद्ध याद रखेंगे। अगला देखते हैं, अब दूसरा श्रृंखला शुरू होगा, आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेजों और मैसूर के बीच जो युद्ध हुआ था उसको आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये कुल 4 युद्ध हुए थे अंग्रेजों और मैसूर के बीच। तो जो मैसूर है ना, इस राज्य की स्थापना हुई थी 1861 में। देखिए 1861 में और क्या हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की बुरी तरह से हार हुई थी। और जो मराठे हैं वो पूरे दक्षिण में अपना प्रसार कर चुके थे, कर्नाटक तक को उन्होंने जीत लिया था। लेकिन 1861 में मराठे काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो यही सब चीज़ का फ़ायदा उठा करके जो हैदर अली हैं वो दक्षिण में मैसूर राज्य की स्थापना करते हैं, स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना, जो काफ़ी शक्तिशाली होता है। जो हैदर अली है ना, बहुत शक्तिशाली थे। तो इन्होंने 1861 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। लेकिन जो अंग्रेज जिन्होंने बंगाल को अपने अधिकार में कर लिया, पूरे भारत को अपने अधिकार में करना चाहते हैं, तो वो लोग जो हैं काफ़ी महत्वाकांक्षी थे। तो इस युद्ध का जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसका कारण क्या था? ब्रिटिश महत्वाकांक्षा, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। तो यही कारण था। यहाँ मैंने लिखा है लॉर्ड वेरेल्स्ट। लॉर्ड वेरेल्स्ट ये कौन था? तो ये बंगाल का गवर्नर था, ध्यान रखेंगे, बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड वेरेल्स्ट। पूछा जाता है, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर था ये, बंगाल का गवर्नर। तो कारण क्या था? ब्रिटिश महत्वाकांक्षा, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। किनके बीच लड़ा गया था? तो हैदर अली, जो कि मैसूर का सुल्तान था, मैसूर का शासक था हैदर अली, और किसके बीच? इसके सामने कौन थे? तो अंग्रेज थे। अंग्रेज भी ना अकेले नहीं थे, यहाँ पर अंग्रेजों का साथ दिया था मराठा और निजाम ने। तो इसको त्रिगुट कहा जाता है, हैदर अली वर्सेस त्रिगुट। देखिए क्या था कि 1861 में जब हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी, सॉरी 1861 नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये 1761 है, माफ़ी चाहूँगा, मैंने पहले 1861 बता दिया, ये 1761 है, यहाँ मैंने लिखा भी है फिर भी मैं भूल गया। तो 1761 में हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना की। अब हैदर अली बहुत शक्तिशाली था और वो जो है बहुत जल्दी अपने राज्य को बढ़ाने लगा। तो इससे जो मराठे थे, जो निजाम थे, हैदराबाद का निजाम, ये भी जो है इससे काफ़ी जलने लगे थे। इनको डर था कि ये जो है हमारे राज्यों पर भी अधिकार न कर ले, और अंग्रेज वो तो सशंकित थे ही थे। तो ये तीनों जो है एक हो जाते हैं हैदर अली के खिलाफ। तो अंग्रेज, मराठा और निजाम तीनों मिलकर के त्रिगुट बना लेते हैं हैदर अली के खिलाफ। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1767 में शुरू होता है, जो कि 1769 तक चलता है। और ये जो युद्ध है मद्रास की संधि के साथ समाप्त होता है। और इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। ध्यान रखना है आप लोगों को,
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज जो है हार गए थे, ये त्रिगुट जो है हार गया था, तो हैदर अली की यहाँ जीत होती है। संधि याद रखेंगे, मद्रास की संधि। अक्सर पूछा जाता है आंग्ल मैसूर युद्ध, एक तरफ जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध थी, आंग्ल मैसूर युद्ध दे देगा इस टाइप से, दूसरी तरफ दे देगा संधि, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। अब बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 1784 तक लड़ा गया था। इस समय जो है ना बंगाल में गवर्नर जनरल नियुक्त होना शुरू हो गए थे। पहले हम लोगों ने देखा उस समय खाली गवर्नर था, अब जो है गवर्नर जनरल आ गए हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। तो कारण क्या था, माही का मामला। माही एक स्थान का नाम है, तो उसका मामला था। माही को लेकर के जो अंग्रेज हैं और जो मैसूर है उनके बीच थोड़ी ठन गई। तो वैसे ना कारण कुछ भी हो, अंग्रेज जो है काफ़ी महत्वाकांक्षी थे, वो बस सभी राज्यों पर अधिकार करना चाहते थे। वो बस छोटा छोटा कारण ढूंढते थे और दूसरे राज्यों पर आक्रमण कर देते थे। इस चीज़ को समझिएगा, ध्यान रखिएगा। तो फिर भी ध्यान रखेंगे, माही का मामला था तात्कालिक कारण। तो किनके बीच लड़ा गया था, हैदर अली और वही अंग्रेजों के बीच। तो यहाँ पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में सन 1782 में जो हैदर अली है ये मारा जाता है युद्ध में। ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है हैदर अली किस युद्ध में मारा गया था, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1782 में मारा जाता है। और जैसे ही हैदर अली की मृत्यु होती है, एंट्री होती है टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली का पुत्र था, बड़ा शक्तिशाली शासक था, महत्वाकांक्षी शासक था। तो इसने जो है युद्ध को जारी रखा और आगे बढ़ाया युद्ध को। इस युद्ध में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, अंग्रेजों का सेनापति आयर कुट भी मारा गया। ये भी पूछा जाता है कौन सा सैन्य अधिकारी मारा गया था, तो हैदर अली और आयर कुट, ये दोनों जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए। और टीपू सुल्तान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से पिक्चर में आता है। तो ये जो संधि है, ये जो युद्ध है मंगलौर की संधि से समाप्त होता है। युद्ध का कोई विशेष परिणाम नहीं निकलता है, लेकिन इस युद्ध में जो मैसूर का पक्ष है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, क्योंकि मैसूर को जो है कई सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। तो इस युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं, ध्यान रखना है। तो मंगलौर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। अगला देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था 1790 से 1792 के बीच में। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर थे इस समय, गवर्नर जनरल। और कारण क्या था, गुंटूर जो कि दक्षिण में एक स्थान का नाम है, त्रावणकोर ये भी दक्षिण का एक स्थान का नाम है। इन दोनों को लेकर के मैसूर और अंग्रेजों के बीच थोड़ा सा मतलब विवाद उत्पन्न हो गया। इसी के कारण युद्ध शुरू हो गया। तो इस युद्ध में एक तरफ थे टीपू सुल्तान और दूसरी तरफ त्रिगुट। देखिए त्रिगुट फिर से आ गया। कौन कौन थे, अंग्रेज थे, मराठे थे और निजाम थे। फिर से ये दोनों जो है डरने लग गए थे, मराठे निजाम साथ ही साथ में अंग्रेज। तो इसी कारण से ये तीनों एक साथ आ जाते हैं। प्रथम वाले में भी तीनों एक साथ थे, लेकिन जो दूसरा वाला है ना उसमें ये लोग अलग थलग होते हैं। क्योंकि जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था ना, उसी समय जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था उसी समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी चल रहा था। इसी कारण मराठे जो है अंग्रेजों का साथ नहीं देते होंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो प्रथम और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में त्रिगुट बना था। त्रिगुट में कौन कौन होते थे, अंग्रेज होते थे, मराठे होते थे और हैदराबाद का निजाम होता था। तो ध्यान रखना, ये चीज़ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध में भी जो टीपू सुल्तान है उसकी बुरी तरह से हार हो जाती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है इस युद्ध में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई थी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को पूछा जाता है अक्सर संधियाँ। आखिरी मतलब कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये लड़ा गया था 1799 में और ये युद्ध जो है निर्णायक सिद्ध हुआ। बताता हूँ क्यों। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली और कारण क्या था, तो टीपू और फ्रांसीसी मित्रता। देखिए जो टीपू सुल्तान थे ना वो अंग्रेजों के शत्रु फ्रांसीसियों से मित्रता कर ली थी। देखिए जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने फ्रांस में उस समय नेपोलियन था तो उससे पत्र व्यवहार करता है, उससे मित्रता करता है और उससे हेल्प मांगता है और नेपोलियन वो भी जो है हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये चीज़ जो है अंग्रेजों को पसंद नहीं आती है और यही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण भी बनता है। तो इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, वो जो है मारा जाता है इस युद्ध में। श्रीरंगपट्टनम उसी स्थान पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो मैसूर राज्य में सहायक संधि थोप दिया जाता है। वहाँ पर जो है
मतलब कि वहाँ किसी को राजा बना दिया जाता है। और सहायक संधि, जो वेलेजली है ना, लॉर्ड वेलेजली, उसने सहायक संधि लाई थी, तो सहायक संधि कर ली जाती है मैसूर के साथ। तो ध्यान रखना है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम नामक स्थान पर। टीपू सुल्तान ने भारत में जो है पहली बार मिसाइल भी चलाया था। वो क्या करता था, रॉकेट में तलवार बांध करके उसको छोड़ देता था और उससे जो है बहुत सारे अंग्रेज हताहत भी होते थे। तो ये थे आंग्ल मैसूर युद्ध। ध्यान रखना है, संधि वगैरह अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये लड़ा गया था सन 1775 से 1782 के बीच में। तो जो मराठे हैं ये भी काफ़ी शक्तिशाली थे। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। वहीं अगर हम लोग बात करें मराठा, तो मराठों के उस समय पेशवा थे माधवराव नारायण राव। देखिए, मराठों में पेशवा प्रमुख हुआ करता था। जो छत्रपति था वो शक्तिहीन था, महत्वहीन था, जो भी होता था पेशवा होता था। तो आपको पेशवा का नाम याद रखना है कि किस आंग्ल मराठा युद्ध में कौन पेशवा था, कौन बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो माधवराव नारायण राव ये उस समय पेशवा थे और ये ना अल्पवयस्क थे। तो जो भी काम है, इनके जो दूसरे मराठा सरदार थे जैसे कि नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया, ये लोग सारा काम करते थे। लेकिन था तो ये पेशवा, भले अल्पवयस्क हो, हालांकि इसने कुछ किया नहीं, लेकिन पेशवा के रूप में आपको याद रखना है। कारण क्या था, रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ये कौन था, तो देखिए, रघुनाथ राव ये बाजीराव प्रथम उसका बेटा था। बाजीराव प्रथम के दो बेटे थे, एक तो था बालाजी बाजीराव, दूसरा था रघुनाथ राव। बालाजी बाजीराव वो पेशवा बन जाता है बाजीराव प्रथम के बाद, और जब बालाजी बाजीराव की मृत्यु होती है तो उसका बेटा माधव राव और उसके बाद फिर नारायण राव, ये दोनों बनते हैं पेशवा। लेकिन जो रघुनाथ राव है, जो बालाजी बाजीराव का भाई था और बाजीराव प्रथम का बेटा था, तो ये पेशवा बनना चाहता है। तो ये काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, माधवराव नारायण राव इसको पेशवा बना दिया जाता है, लेकिन ये बनना चाहता है पेशवा। तो ये जो है अंग्रेजों से मिल जाता है, अंग्रेजों के पास चला जाता है, उनसे सूरत की संधि कर लेता है। सूरत जो कि गुजरात में है, तो वहाँ पर एक संधि कर लेता है जिसको सूरत की संधि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर अंग्रेज बोलते हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तुमको पेशवा बनाएंगे, बदले में तुमको भी हमारा साथ देना होगा। तो तैयार हो जाते हैं। तो कारण याद रखेंगे, उत्तराधिकार का युद्ध अथवा उत्तराधिकार का मामला अथवा रघुनाथ राव इस युद्ध का कारण था। तो इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था, नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया ने मराठों का नेतृत्व किया था। पेशवा का नाम भर आप लोगों को याद रखना है, खाली नाम याद रखकर मतलब कि पेशवा का खाली आपको नाम याद रखना है, उसने कुछ किया नहीं था। असली जो काम किया था नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया ने। इस युद्ध में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की बुरी तरह से हार हो जाती है। और किस संधि के बाद ये युद्ध समाप्त हुआ था, तो सालबाई की संधि 1782 में हुई सालबाई की संधि, उसके साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये लड़ा गया था सन 1803 से 1806 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली और जो मराठा पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कारण क्या था, बशीन की संधि 1802 में हुई थी। देखिए क्या था कि जो बाजीराव द्वितीय है पेशवा, ये जो है अंग्रेजों के साथ बशीन की संधि कर लेता है 1802 में। एक प्रकार से ये सहायक संधि थी। तो इसमें वो जो है बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के सामने झुक जाता है और इसका बसीन की संधि का जो दूसरे मराठा सरदार होते हैं, सिंधिया, भोसले, होलकर, ये लोग विरोध करते हैं और एकजुट हो जाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो यहीं से जो है शुरू होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की बुरी तरह से हार होती है और ये जो मराठा सरदार हैं अलग अलग स्थानों पर अंग्रेजों से हारते हैं और संधि करते हैं। तो संधियों को आप लोगों को याद रखना है। सिंधिया, तो जो सिंधिया है उसने अंग्रेजों के साथ सूरजी अर्जुन गांव की संधि की। सूरजी अर्जुन गांव की संधि ये 1803 में हुआ। इसके बाद भोसले, जो नागपुर का भोसले था, उसने देवगांव की संधि की। कब, 1803 में। सिंधिया ने एक बार और अंग्रेजों के साथ संधि की जिसको बुरहानपुर की संधि कहा जाता है 1804 में। जो होलकर था, इंदौर का होलकर, उसने राजपुर घाट की संधि की। अच्छा, ये जो सिंधिया है ये ग्वालियर का था, ग्वालियर का सिंधिया, भोसले नागपुर का और होलकर इंदौर का। तो इन संधियों को याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। ये सब जो है अंग्रेजों से हारते जाते थे और फिर उनके साथ संधि करते जाते थे। सिंधिया का दो संधि था, ध्यान रखना है, एक बुरहानपुर और एक सूरजी अर्जुन गांव। कारण क्या था, बशीन की संधि। तो ध्यान रखेंगे।
अब हम लोग देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1818 के बीच लड़ा गया था। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। यहाँ पर होस्टिंग हो गया है, ये हेस्टिंग्स है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था उस समय लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये खाली हेस्टिंग है, ये दूसरा है, ध्यान रखना है आप लोगों को। और मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के समय में दो आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए थे, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। कारण क्या था? तो कारण था मराठा सरदारों द्वारा संधि को तोड़ना। तो देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मराठा सरदारों के साथ अलग अलग संधियां की थी, जैसे कि सिंधिया हो गए, होलकर हो गए, भोसले हो गए, पेशवा हो गए, तो सबके साथ अलग अलग संधि की थी। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे मराठा सरदार इन संधि की शर्तों को तोड़ने लगे थे। तो संधियों को तोड़ना ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। तो इस युद्ध में मतलब कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन कौन से युद्ध लड़े गए उसको हम लोग देखते हैं। तो पेशवा के साथ किरकी का युद्ध हुआ था, भोसले के साथ सीतावर्डी का युद्ध हुआ था, होलकर के साथ महीदपुर का युद्ध हुआ था। संधियां कौन कौन सी हुई थी उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली संधि याद रखेंगे आप लोग, पेशवा के साथ हुई थी पूना की संधि। ध्यान रखेंगे, पेशवा के साथ पूना की संधि हुई थी। उसके बाद जो भोसले है, भोसले के साथ हुई थी नागपुर की संधि। और जो होलकर है, होलकर के साथ हुई थी मंदसौर की संधि। और जो ग्वालियर की संधि है ये सिंधिया के साथ हुई थी। तो ये संधि भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मराठों के समय में जितने भी संधि हुई थी उसको बताऊंगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध। तो देखिए, जो अंग्रेज थे ना वो भारत के अलावा भारत के आसपास जो दूसरे क्षेत्र थे, जैसे कि नेपाल हो गया, बर्मा हो गया, अफगान हो गया, उन पर भी अधिकार करना चाहते थे। तो उनके साथ भी लंबे समय तक अंग्रेजों का युद्ध चला था। तो सबसे पहले आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 1816 के बीच लड़ा गया था। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वही लॉर्ड हेस्टिंग्स जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय था। तो इस समय जो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किए थे वो थे आक्टरलोनी, जनरल गिलिस्पाई, और ये दोनों ना मारे भी गए थे। हाँ, ये जनरल गिलिस्पाई मारा गया था, आक्टरलोनी नहीं मारा गया था, जनरल गिलिस्पाई इस युद्ध में मारा गया था। वही नेपाल का शासक कौन था? अमर सिंह थापा था। तो भीषण युद्ध होता है, अंततः इसमें जो है नेपाल को झुकना पड़ता है और नेपाल जो है सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है। संधि कौन सी हुई थी? सगौली अथवा सुगौली की संधि। ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है कि सुगौली की संधि अथवा सगौली की संधि किनके मध्य हुई थी? तो अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुई थी। शासक कौन था? अमर सिंह थापा। समय याद रखिएगा। और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था वो आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आंग्ल बर्मा युद्ध। बर्मा जो आज के समय का जो म्यांमार है वो उस समय बर्मा के नाम से जाना जाता था। तो बर्मा को भी अंग्रेज अपने अधिकार में करना चाहते थे, जिसमें वो सफल भी हुए। तो बर्मा को जीतने के लिए अंग्रेजों ने बर्मा के साथ 3 बार युद्ध किए थे। तो पहले बात करते हैं प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की, जो कि सन 1824 से 1826 के बीच लड़ा गया था। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट बंगाल के गवर्नर जनरल थे। कारण क्या था? ब्रिटिश औपनिवेशिक स्वार्थ, मतलब कि अंग्रेज जो है अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, वही कारण था, कोई विशेष कारण था नहीं। तो इसमें जो है बर्मा के कई सारे जो क्षेत्र हैं तटवर्ती क्षेत्र वो अंग्रेजों के अधिकार में आ जाते हैं। मतलब कि पूरा बर्मा अंग्रेजों के अधिकार में नहीं आता है, फिर भी कुछ हिस्से जो है अंग्रेजों के अधिकार में आ जाते हैं। संधि याद रखेंगे, यांडबू की संधि। यांडबू की संधि हुई थी अंग्रेजों और बर्मा के बीच में। तो पूछा जाता है यांडबू की संधि का संबंध किससे है? अगला, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो लड़ा गया था सन 1852 में। बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो कि बहुत ज़्यादा विस्तारवादी गवर्नर जनरल था। इसने जो है हड़प नीति चलाई थी, जिसने सातारा को हड़प लिया था, झांसी को हड़प लिया था, नागपुर को हड़प लिया था, बहुत सारे राज्यों को इसने हड़प लिया था। तो इसी के समय में बर्मा पर भी आक्रमण किया गया था। और इस समय जो है अंग्रेजों ने दक्षिणी बर्मा एवं रंगून पर अधिकार कर लिया, लेकिन बाकी जो उत्तरी बर्मा है वो बचा हुआ था। तो बहुत बड़ा एरिया जो है इस समय जीत लिया गया। इसके बाद तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब लड़ा गया था? 1885 में लड़ा गया था, 1885 में। इस समय जो है जो गवर्नर जनरल हो गया था वायसराय, भारत का वायसराय बन गया था, जो कि था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन इस समय भारत का वायसराय था। अच्छा, एक चीज़ मैं सुधारना चाहूँगा, मैंने बताया जो लॉर्ड डलहौजी, ये बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं था, भारत का गवर्नर जनरल था। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। तो
तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। तो इसके समय में बर्मा पर आक्रमण किया जाता है और जो उत्तरी बर्मा जो बचा हुआ था ना वो भी जीत लिया जाता है। तो इस प्रकार से बर्मा पूरी तरह से अंग्रेजों के अधिकार में आ जाता है, उसको भारत में मिला लिया जाता है। और यहाँ एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर कभी पूछा जाए ना अंग्रेजों का अंतिम विस्तार, मतलब कि ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में अंतिम विस्तार वो बर्मा था, मतलब कि इसके बाद उन्होंने किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं किया था, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ब्रिटिश साम्राज्य का अंतिम प्रसार यहाँ मैंने लिखा भी है, सॉरी। तो ये थे आंग्ल बर्मा युद्ध, ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आंग्ल अफगान युद्ध। जो आज का जो अफगानिस्तान है ना उसको भी अंग्रेज जीतना चाहते थे, भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन इसमें उनको विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, मतलब इसमें वो पूरी तरह से असफल रहे। तो 3 बार हुए थे आंग्ल अफगान युद्ध, जिसमें से 2 ही महत्वपूर्ण है, अधिकतर पुस्तकों में केवल 2 ही मिलता है, मैं तीसरा भी बताऊंगा। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया था 1839 से 1842 के बीच, और इस समय भारत का गवर्नर जनरल था ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड। कारण क्या था? अफगान द्वारा रूस से संधि। तो देखिए रूस भी उस समय काफ़ी शक्तिशाली था, तो जो अफगान है आज का अफगानिस्तान वो रूस से संधि कर लेता है। तो अंग्रेज जो है डर जाते हैं कि अगर रूस का अफगान पर अधिकार हो जाता है तो वो जो है भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके लिए खतरा बन सकता है। तो इसी कारण से जो अंग्रेज हैं अफगान पर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन ये जो अभियान है पूरी तरह से असफल सिद्ध हो जाता है, मतलब अंग्रेज इसमें हार जाते हैं। आगे बढ़ते हैं द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये लड़ा गया था सन 1878 से 1880 के बीच में, यहाँ पर बीच में लगाना भूल गया मैं। तो सन 1878 से 1880 के बीच में लड़ा गया था, और इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ये भी पूरी तरह से असफल हो गया था, मतलब सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध ये लड़ा गया था सन 1919 में। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और ये अभियान भी पूरी तरह से असफल हो गया था। तो आंग्ल अफगान युद्ध पूरी तरह से असफल था, मतलब अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध, जो सिख है ना, जो सिख राज्य की स्थापना की थी महाराजा रणजीत सिंह ने, तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अंग्रेज जो हैं सिख राज्य पर अधिकार करना शुरू कर देते हैं। जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे तब तक अंग्रेज जो है कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तब जो है ये लोग वहाँ घुसना चालू कर देते हैं। तो 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए थे। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये लड़ा गया था सन 1845 से 1846 के बीच। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग था, यहाँ पर मैंने डफरिन लिखा है, ये डफरिन नहीं है, डफरिन तो बाद में आता है। इस समय लॉर्ड हार्डिंग था, ध्यान रखेंगे। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था। और इसमें जो है सिखों की बुरी तरह से हार होती है। लाहौर एवं भैरोवाल की संधि के साथ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होता है। लाहौर और भैरोवाल की संधि, ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1848 से 1849 के बीच लड़ा गया था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जिसने हड़प नीति चलाया था। कारण क्या था? मुल्तान का विद्रोह। मुल्तान में सिख विद्रोह कर देते हैं, तो उसी का फायदा उठा करके डलहौजी जो है सिखों पर आक्रमण कर देता है। एक युद्ध याद रखेंगे जो पूछा जाता है, चिलियानवाला का युद्ध। चिलियानवाला का युद्ध द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। इस युद्ध में जो सिख है बुरी तरह से हार जाते हैं, और पूरे का पूरा जो सिख राज्य है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और जो महाराजा दिलीप सिंह होते हैं उनके पास जो कोहिनूर का हीरा होता है वो अंग्रेज ले लेते हैं। तो देखिए कोहिनूर का हीरा जो कि महाराजा रणजीत सिंह को अफगान शासक द्वारा प्राप्त हुआ था वो अब अंग्रेजों के पास आ जाता है। फिर अंग्रेज उसको ब्रिटेन भेज देते हैं, ब्रिटेन के महारानी के पास। तो इस प्रकार से जो सिख है, जो पंजाब है, वो भी पूरा का पूरा अंग्रेजों के अधिकार में आ जाता है। तो ये था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, और इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है, जो टॉपिक है, ये भी समाप्त होता है। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो, कहीं कुछ समझ न आया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।